Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel so you get the notification whenever I upload the video. And in case you have any doubt, then please comment below so that I get your doubts and clear it in my next video. So today we are going to discuss about the complement system. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स क्या होता है? ये हमारा सिस्टम है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, या फिर उसमें जितने भी हमारे पाथवेज होने हैं उन सब पाथवेज को एक साथ इंक्लूड करना हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें हमारे मोर देन 30 सॉल्युबल और सेल बाउंड प्रोटीन्स जो है वो इंक्लूड कराए जाते हैं। इसकी जो एक्टिविटी है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, हमारे इनेट इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करेगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी जो है वो इफेक्ट करेगी। आप लोगों को पता है कि इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड, तो ये उन दोनों को ही जो है वो इफेक्ट करेगी। इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जो हमारे सेलुलर रिसेप्टर हैं वो हमारे बी सेल की जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो बी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और उनको इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराएंगे कि हाँ आपको यहाँ पे जो है वो रिएक्ट करना है। इनिशियली जो है इसका इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड कैसेड्स में होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह जो हैं इसमें या फिर अदर कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन पे। ये हमारे सेल्स बैक्टीरिया और वायरसेस का लाइसिस कराता है। फेगोसाइटोसिस जो है वो प्रमोट कराएगा किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन की, यानी कोई भी एंटीजन जिसको हमें फैगोसाइट कराना है उसको प्रमोट कराएगा। किसी भी सेल फंक्शन जो ट्रिगर नहीं हो पा रहा है उसको ट्रिगर कराएगा, जैसे कि अगर हमारी इन्फ्लामेशन है, सिक्रीशन है किसी भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स का, उनको जो है वो ट्रिगर करेगा। इम्यून क्लियरेंस में ये हेल्प करता है, यानी कि जो हमारे स्प्लीन में और लीवर में जो डिपॉजिट हैं, वेस्ट जो हमारा डिपॉजिट है उसको क्लियर करने में जो है ये हमारा हेल्प कराता है। अब हम आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स पे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे किन कंपोनेंट्स से जो बना है। प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है हमारे ये सिंथेसाइज कराते हैं मेनली बाय लिवर और हेपेटोसाइट। मतलब कि ये जो हमारे प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन है ये कंपोज्ड होंगे हमारे, ये सिंथेसाइज कौन कराएगा? लिवर, हेपाटोसाइट्स, ब्लड मोनोसाइट्स या फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल्स, जीआई और जीयू ट्रैक्ट के जितने भी ये मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल हैं ये हमारे प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को जो है वो सिक्रीट कराते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। 5% ये हमारे सीरम ग्लोबुलिन फ्रैक्शन से भी बना हुआ है, मतलब मोस्टली तो ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, लेकिन 5% इसका किससे बना है? सीरम ग्लोबुलिन फ्रैक्शन से। ये हमारे सर्कुलेट होता है सीरम में एज अ प्रो एंजाइम और जाइमोकेन्स, यानी कि ये एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव फॉर्म में जो है ये सर्कुलेट करेगा हमारी पूरी बॉडी में। कंप्लीट रिएक्शन इसकी एंजाइम कैस्केड, यानी कि कुछ और एंजाइम्स आते हैं जो इसको एक्टिव कराते हैं। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको किसी एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, वो आएगा वो इसको एक्टिव कराएगा, तब ये अपनी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कराता है। इनको हम नेम से भी कह सकते हैं, C1 to C9 इनके नेम होते हैं, मतलब C1 से C9 के बीच में हम कोई भी डिफरेंट नेम्स इनके होते हैं उनसे बुला सकते हैं। या फिर अगर हम इनको लेटर से बुला रहे हैं तो जैसे कि हमारा फैक्टर D है, या फिर इसको हम ट्राइबल नेम भी दे देते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के इनको प्रोटीन्स वगैरह को। तो जैसे कि हमारा होमोलोगस रिस्ट्रिक्शन फैक्टर, ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल है कंपोनेंट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो कंप्लीट फ्रैगमेंट है वो हमारे फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस से इंटरेक्ट करेगा और एक मतलब पूरा एक्टिव उसमें जो है वो बन जाएगा। जो भी हमारे एक्टिव होंगे, मतलब जो हमारे एंजाइमेटिकली एक्टिव होंगे उनके ऊपर हम बार से जो है वो हम डेजिग्नेट करेंगे, जो हमारे इनएक्टिव होंगे उनके ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारे एक्टिव हो जाएंगे उनके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, यानी कि ये एक्टिव कैसे होता है कि सब चीज़, चलो उसके कंपोनेंट्स भी मिल गए, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सब मिल गए, लेकिन उसको एक्टिव कौन करा रहा है? जैसे मैंने कहा कि एंजाइम जो है वो एक्टिव कराते हैं इनको, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो इनकी जो एक्टिवेशन है C5b जब तक हमारा बनेगा वो तो हमारे 3 डिफरेंट मेथड से बन सकता है, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे। लेकिन जो फाइनल स्टेप है, यानी कि जब हमारी मेम्ब्रेन को अटैक करना है इन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने, वो जो है वो सारे तीनों के तीनों एक ही पाथवे फॉलो करेंगे। यानी कि आप ये बात समझिए कि C5b तो हम 3 तरीके से बना सकते हैं, क्लासिकल से भी, ऑल्टरनेटिव से भी, लेक्टिन से भी। लेकिन जब हमारा C5b बन गया, अब C5b से आगे जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे बनने हैं वो सिर्फ एक ही पाथवे फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि उन सब के लिए एक ही पाथवे है। जो मेम्ब्रेन अटैक हमें करानी है उसके लिए सिर्फ हमारा एक पाथवे है। तो हम पहले C5b की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद वो कॉमन पाथवे पढ़ेंगे जो ये तीनों जो है वो फॉलो करते हैं।
तो पहले हम C5b की फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्लासिकल पाथवे से, कि क्लासिकल पाथवे कैसे हमारा C5b बनाता है। ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग से जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेंगे तब हमारा ये पाथवे जो है वो स्टार्ट होगा। IgM और IgG जो है इस पाथवे को एक्टिवेट कराएंगे। इनिशियल स्टेजेस में इसके कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, C1, C2, C3 और C4, ये जो हमारे ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में। ये जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुई, इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे हमारे आईजीएम में, यानी जो हमारा आईजीएम का एफसी पोर्शन है उसमें जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी इंड्यूस हुए, मतलब इन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे हमारे आईजीएम के एफसी पोर्शन में, जिसकी वजह से आईजीएम जो है हमारे वो बाइंडिंग साइट एक्सपोज करेगा C1 के लिए। यानी सबसे पहले कौन सी आएगी, हमारी C1 आएगी। C1 जो हमारा ये मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा किससे बना हुआ है, C1Q और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ C1R एंड C1S। यानी कि आप नोट डाउन करिए, C1 किससे बना है हमारा, C1Q से। एक आर्म में तो उसके C1Q है, बाकी चार आर्म निकालिए, दो पे लगाइए C1R, दो पे लगाइए C1S। तो इस तरीके से हमारा C1 जो है वो होता है। ये सारे जो हमारे एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं C1 में विद द हेल्प ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन, यानी कि कैल्शियम आयन जो है वो इनकी स्टेबलाइजेशन में हेल्प कराते हैं। अब IgG जो है, मैंने कहा कि आईजीएम C1 को जो है वो एक्सपोज करा रहा है, मतलब एक्सपोज करा रहा है वो साइड कि वहाँ पे आके C1 बाइंड करे, लेकिन जो हमारा IgG है वो तो सिर्फ एक ही साइड रखता है C1Q के लिए, कि उस पर सिर्फ हमारा C1Q ही बाइंड कर सकता है, और वो भी CH2 डोमेन ऑफ FC, यानी कि FC का जो CH2 डोमेन है वहाँ पे सिर्फ हमारा C1Q ही बाइंड कर सकता है। तो C1Q जो है वो बाइंडिंग अचीव कर लेगा जब हमारे दो IgG प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमारे दो IgG प्रेजेंट है तो हमारा C1Q जो है वो वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। जैसे ही हमारा C1Q बाइंड करा, उसकी वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे C1R में, क्योंकि वो उसी का जो है वो C1R एक्चुअल में तो C1 का ही कंपोनेंट है ना, तो अगर उसका एक कंपोनेंट किसी और से बाइंड करे तो उसके दूसरे कंपोनेंट में चेंज आ रहा है। C1Q हमारा FC से बाइंड करा तो हमारे C1R में चेंज आया। अब जब C1R में चेंज आएगा तो वो उसको एक्टिव करा देगा C1R बार में, यानी कि अब वो एंजाइमेटिकली एक्टिव हो गया, तो हम इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब ये जो हमारा एंजाइमेटिकली एक्टिव C1R है इसको हम क्लीव कराएंगे और ये हमारा C1S बनाएगा। फिर C1S जो है हमारा वो एंजाइमेटिकली एक्टिव में कन्वर्ट होगा और C1S बार बना देगा। अब ये C1S बार जो है ये हमारे दो सबस्ट्रेट्स को जो है वो, जैसे कि हमारे C4 और C2, इनको जो है वो ज्वाइन कराने में हेल्प करेगा। C4 जो है हमारा ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसमें हमारे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। जैसे C1 के कंपोनेंट से आगे ऐसे ही C4 भी सब डिवाइडेड है इन तीनों में, अल्फा बीटा और गामा में। ठीक है, और C4 जो है हमारा वो एक्टिवेटेड हुआ जब हमारा C1S बार जो है वो हाइड्रोलेज हुआ और उसने स्मॉल फ्रेगमेंट बनाए C4 अल्फा के, जिसने एक्सपोज करी बाइंडिंग साइट किसके लिए, C4B के लिए। ये जो हमारा लार्जर फ्रेगमेंट होता है C4B। अब C4B जो है हमारा ये C1 से अटैच करेगा, फिर ये C1 जो है हमारे ये C2 को अटैच कराने में हेल्प करेगा, मतलब कि C4B जो है हमारा ये एक्सपोज करेगा बाइंडिंग साइट जिससे कि C2 वहाँ पे आ सके। फिर C2 हमारा नेबर करेगा C1S में, यानी कि वो C1S बार में जो है वो क्लीव करा, जिसकी वजह से क्या आएगा, हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज आर C4B2A। बार लगा दीजिए इस पे, क्योंकि ये हमारा एंजाइमेटिकली एक्टिव है, और इसको हम बोल देते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज है, यानी कि हमारे C3 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जब C3 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर हमारा C4A जो है वो क्लीव्ड करेगा, और C3 जो है हमारे वो दो चेन्स का बना होता है, अल्फा और बीटा का। ठीक है, अभी जो हमारा शॉर्टर फ्रेगमेंट है C3 का, वो हमारे C3B को जनरेट कराएगा। फिर ये हमारा C3 जो है ये जनरेट कराएगा हमारे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3B, जो हमारा C3 कन्वर्टेज है। फिर ये C3B जो है हमारा वो बाइंड करेगा C4B2A से। C4B2A आगे फिर हमारा बाइंड कर गया तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसके साथ 3B और ऐड कर दीजिए, जिसको हम बोल देते हैं C5 कन्वर्टेज। अब ये क्या करेगा, ये हमारे C5 जो कन्वर्टेज है ये हमारे C5 को जो है वो चेंज करेगा और उसको अलर्ट करेगा कि उसके कन्फर्मेशन में चेंजेस आए, तो जिसकी वजह से C5 जो है हमारा वो C5A और C5B में डिफ्यूज होगा और C6 से जो है वो अटैच हो जाएगा, और ये हमारी फॉर्मेशन कराएगा किसकी, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, दैट इज आर C5B। C5B हमें चाहिए,
तो ये जो है हमारा इस तरीके से बनेगा। अब आप देखिए इसको जो है आप उसमें भी लिख सकते, डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, डायग्रामेटिक फॉर्म है ये, इसी को सबको क्या बता रही है कि कैसे पहले हमारा C1 जो है वो बाइंड करेगा C1Q, उसके बाद फिर जैसे पूरा मैंने ये जो बताया कि कैसे कैसे कौन कौन सा किससे बाइंड करेगा, तो वो सब ये डायग्रामेटिक फॉर्म जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कैसे हमारा C4B2 बना एक्टिव फॉर्म में, कैसे C4T2A3B बना, फिर C5 कन्वर्टेज बना, C5 कन्वर्टेज ने जो हमारा वो C5B और C6 की जो है मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उसको इनिशिएट कराया। ये था हमारा क्लासिकल पाथवे से। हम ऑल्टरनेटिव पाथवे पढ़ लेते हैं। इसको हम शुरू से ही मतलब जहाँ मुझे लगेगा कि फिगर से ही रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। क्लासिकल में जैसे मैंने पूरा पहले डिफाइन करा फिर फिगर दिखाई है, इसमें जो हम वो साथ साथ दिखा देंगे कि हाँ ऑल्टरनेटिव पाथवे में पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। ये हमारा एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होता है। ऑल्टरनेटिव जो पाथवे है वो हमारा एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, जबकि क्लासिकल वाला हमारा डिपेंडेंट था। अब ये हमारे किसका बना होता है, ये हमारे इनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे बना होता है। इसमें हमारे 4 सीरम प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज आर C3, फैक्टर B, फैक्टर D और प्रोपर्टीन। ये चारों सीरम प्रोटीन इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। ये हमारे सेल सरफेस को जो है वो इनिशिएट कराएंगे कि फॉरन जो है वो उसे होस्ट करे। इनिशिएटेड सेल सरफेस दैट आर फॉरन टू होस्ट, यानी कि ये उन सेल सरफेस पे जाके जो है वो वर्क करता है जहाँ पे हमारे फॉरन मॉलिक्यूल्स जो आके लग गए हैं। तो C3 सबसे पहले हमारी स्लो स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस कराएगा, जिससे कि वो C3A और C3B यील्ड करी। तो C3 ने हमारा किसको यील्ड करा, C3A और C3B को। अब ये C3B जो है हमारा ये सरफेस एंटीजन पे जाएगा, जहाँ पे हमारे फॉरन सरफेस जो है वहाँ पे जो है ये जाएगा। फिर ये हमारे अनदर सीरम प्रोटीन दैट इज आर फैक्टर B से जो है ये हमारे इंट्रैक्ट करेगा और एक स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। जब हमारा C3B बाइंड कर जाएगा तो जो हमारा फैक्टर B है वो एक साइट एक्सपोज करेगा फॉर फैक्टर B, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा फैक्टर D जो है वो सबस्ट्रेट होगा। फिर ये हमारा फैक्टर D जो है अब ये सबस्ट्रेट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा C3B बाइंड करा है फैक्टर B से स्मॉल फ्रेगमेंट में, जो हमारी स्मॉल फ्रेगमेंट है फैक्टर B की उससे जो वो बाइंड करा है वो डिफ्यूज अवे हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से हट जाएंगे और एक C3BB इसको जो है वो जनरेट करेंगे। ये हमारा एंजाइमेटिकली एक्टिव है, ये हमारी C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी की तरह जो है वो काम करेगा। फिर जब हमारा सीरम प्रोटीन प्रोपेडीन से जो है वो बाइंड करेगा तो वो 30 मिनट्स तक एक्सटेंड कर जाएगा, यानी कि इसकी जो एक्टिविटी है वो 30 मिनट्स तक हो सकती है। C3B भी हमारा एक्टिव हुआ, उसने C3 को अनहाइड्रोलाइज कराया जिससे कि हमारा C3B जो है वो जनरेट हो। फिर हमारा ये C3BB जो हमारा C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी करा रहा है वो हमारा ये जनरेट करा देगा C3 स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b 3 स्मॉल b एंजाइमेटिकली एक्टिव को जो है ये जनरेट करा देगा, जिसे हम बोलते हैं C5 कन्वर्टेज एक्टिविटी, यानी कि अब हमारे C5 को कन्वर्टेज कराएगा। तो अभी जो हमारा नॉन एंजाइमेटिक एक्टिव C3B है ये हमारे C5 से जाके बाइंड करेगा और BBB कंपोनेंट्स को जो है वो हाइड्रोलाइज कराएगा, जिससे कि हमारा C5 जो है वो C5A और C5B में जनरेट हो। बाद में जो है हमारे एंटीजेनिक सरफेस से जो है वो बाइंड कर जाएगा, क्योंकि हमें C5B मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये था इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन। अब हम आ जाते हैं लेक्टिन पाथवे पे। लेक्टिन पाथवे क्या है, ये हमारा रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा टू स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टारगेट्स, यानी कि ये जो किसी पे भी जाके बाइंड नहीं करेगा या फिर कहीं पे भी इनिशिएट नहीं होगा, ये पर्टिकुलरली वहीं इनिशिएट होगा जहाँ पे इसका स्पेसिफिक टारगेट होगा कार्बोहाइड्रेट का। ये भी हमारा एंटीबॉडी पे जो है वो डिपेंड नहीं करता अपनी एक्टिवेशन के लिए। इसकी जो एक्टिविटी है वो किससे एक्टिवेट होता है, ये मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन MBL से जो है हमारा ये एक्टिवेट होता है। MBL हमारा एक्यूट फेज प्रोटीन है जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज कराता है। इसका फंक्शन सिमिलर है जैसे हमारा C1Q का था क्लासिकल पाथवे में। जैसे ही हमारा MBL बाइंड करता है तो ये हमारे सिराइन प्रोटीजेज जो इसके कंपोनेंट्स है उनको रिलीज कराएगा, दैट इज आर
MASP1 और MASP2। तो ये जो हमारी एसोसिएशन होगी हमारी क्लीवेज कराएगी और एक्टिव कराएगी C4 और C2 को। तो हमारा MSP1 और 2 जो है ये हमारे सिमिलर है C1R और C1S की तरह। C1Q की तरह कौन है, MBL, और MSP1 और MSP2 जो है हमारे वो C1R और C1S की तरह काम करेंगे, जैसे हमारे क्लासिकल पाथवे में कर रहे थे। तो हमारा C2 C4 एक्टिव हो जाएगा और वो हमारा क्या बना देगा, C5 कन्वर्टेज बना देगा। तो इस तरीके से हमारे C5B मिल जाएगा। अब हमें तीनों प्रोसीजर से हमें C5B मिल गया। अब मैंने कहा था कि C5B हम 3 अलग अलग प्रोसीजर से ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो हमारा बनेगा वो सिर्फ एक ही पाथवे से बन सकता है। तो हम उस पाथवे के बारे में जो हम वो बात करेंगे। टर्मिनल सीक्वेंस जो हमारी वो इन्वॉल्व करती है, यानी कि अब हमारा मेम्ब्रेन अटैक होना है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, C5B, C6, C7, C8 और C9। ये जो है हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, पांचों के पांचों सीक्वेंशली ये जो है हमारे इंटरेक्ट करेंगे और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएंगे। ये एक लार्ज चैनल बना लेते हैं जिससे कि जो टारगेट सेल की मेम्ब्रेन है ये उसको अटैक कर सकें और उसमें से हमारे आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली डिफ्यूज हो सकें। और जो एंड रिजल्ट है इन तीनों पाथवे का हमें पता है वो क्या था, C5 कन्वर्टेज। अभी हमारा एंजाइम क्लीव करेगा C5 को, जो कि हमारे अल्फा और बीटा को कंटेन करता है। कोई एंजाइम आया उसने C5 को क्लीव करा, फिर C5 जो है हमारा वो नॉन एंजाइमेटिकली किससे बाइंड करा, C3B से। ये हमारा अमीनो टर्मिनस है अल्फा चेन का जो कि क्लीव्ड हुआ। फिर जो हमारा ये C5A जनरेट हुआ ये डिफ्यूज अवे हो जाएगा और C5B जो है वो हमारे टारगेट सेल पे बाइंड करेगा। सॉरी, C5B जो है हमारा वो टारगेट सेल से बाइंड करा, फिर हमारा C5B जो है हमारा वो इनएक्टिव हो जाएगा विद इन दी 2 मिनट्स। मतलब अगर विद इन 2 मिनट्स उस पर दूसरा फैक्टर आके बाइंड नहीं करा तो उसका जो मतलब कहते हैं ना एक्टिवेशन पावर वो खत्म हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगा उसी वक्त। इसलिए जो है वो C6 आके उसको बाइंड करेगा और उसकी एक्टिविटी को जो है वो स्टेबलाइज करेगा ताकि वो इनएक्टिव ना हो जाए। इस पॉइंट तक जो जितने भी हमारी रिएक्शन हो रही है वो हमारे हाइड्रोफिलिक सरफेस पे जो है वो हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है हमारे वो हाइड्रोफोबिक रीजन में होगी। C5 जो हमारा C7 से जब वो बाइंड कर जाएगा उसकी वजह से उसमें स्ट्रक्चरल ट्रांजिशंस आएंगे और वो हमारे फिर हाइड्रोफोबिक रीजन में जो है वो काम करना स्टार्ट करेगा, जैसे कि वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की तरह जो है वो एज अ साइट जो है वो प्रोड्यूस करा सके अपने आप को। तो ये जो रिएक्शन है हमारी जो अक्कर हो रही है हमारी टारगेट सेल मेम्ब्रेन पे, अभी हमारी हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग हो गई जिसकी वजह से क्या बनेगा हमारा C5B67। ये हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो है वो इंसर्ट कराया जाएगा। अगर ये हमारा हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट जो एंकर कॉम्प्लेक्स है उसको नहीं करा पाए, मतलब कि जो हमारा देखिए लाइन पढ़िए आप, इफ अकर ऑन इम्यून देन हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट कैन नॉट एंकर कॉम्प्लेक्स एंड इफ इट इज रिलीज। मतलब कि अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट पे ना हो, सपोज हाइड्रोफिलिक में हमारा ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो वो हमारे एंकर कॉम्प्लेक्स को बाइंड नहीं कर पाएगा और वो रिलीज हो जाएगी। मतलब कोई आगे रिएक्शन होगी नहीं, इम्यून सिस्टम इम्यून जो रिस्पॉन्स है हमें वो नहीं मिलेगा। तो हमारा C5B67 रिलीज हुआ, फिर वो हमारे मेम्ब्रेन में जाएगा नियर बाय सेल्स की और क्या बना देगा, इनोसेंट बायस्टैंडर लाइसिस ये जो है वो बना देगा। सॉरी, जो हमारी ये हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट पे जब ये होगी तो हमारा एंकर कॉम्प्लेक्स नहीं जनरेट होगा, उससे ये बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज होंगे तो ये हमारे मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, जो नियर बाय सेल्स की मेम्ब्रेन है वहां जाके ये क्या बना देंगे, इनोसेंट बायस्टैंडर लाइसिस। इसकी वजह से क्या होगी, जो हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन है वो उस पर जो है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे और जो हमारे सर्टेन डिजीजेस है वो होगा और फिर ये उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब देखिए जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो नॉर्मली प्रिवेंट करेंगे इस चीज़ को वो नहीं हुए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें डिजीज हुआ। तो ये हमारे फैक्टर्स है जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देंगे। तो ये हमारा बाइंडिंग होगी C8 की इससे C5B67 से, जिसकी हमारे वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और फिर हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन एक्सपोज होगा जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज आर C5B678। ये जो क्या करेगा, ये जो हमारा बना है C5B678 ये एक स्मॉल पोर बना देगा 10 एंगस्ट्रॉम का, जिसकी वजह से हमारी RBC जो है वो लाइसिस करेगी और न्यूक्लिएटेड सेल्स नहीं बनाएगी। मतलब न्यूक्लिएटेड सेल्स का लाइसिस नहीं होगा, RBC का लाइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फाइनल स्टेप जो होगा हमारा मैक का
वो क्या होगी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, वो ये होगा कि बाइंडिंग एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ C9, यानी कि हमारा मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा उस साइट पे जहाँ पे उनको सारा करना है, और वहाँ पे C9 की पॉलीमराइजेशन होगी जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आई नो क्वाइट डिफिकल्ट है, पर अगर आप फिगर्स जो मैंने रिप्रेजेंट करी हैं उसको ढंग से पढ़े तो इसको आप जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।